अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौके पर हुई जब वो अपने हाईली सिक्योर्ड मोटरकेड में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। उस वक्त उनके साथ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और एक पूरा पुलिस का मोटरकेड मौजूद था। ना सिर्फ इतना बल्कि एफबीआई ने कई दिन पहले से इस पूरे रूट पर नजर रखी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद 22 नवंबर 1963 को उन पर डीडी प्लाजा के करीब हमला हुआ और वो मौके पर ही मार दिए गए। इस हमले के चंद मिनटों के बाद ही सीआईए, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने हलचल मचा दी। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी वो एक ली ऑसवर्ल्ड नामी शूटर के सिवा किसी और को कानून के दायरे में नहीं ला सके या फिर लाना ही नहीं चाहते थे। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर एक अकेले ही शूटर ने दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर सबसे फेमस प्रेसिडेंट को सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी से शूट किया? ये ऑफिशियल स्टोरी किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से जिस बैंक्वेट तक जाना था उसका सीधा साधा फास्ट रूट भी मौजूद था, लेकिन उनके मोटरकेड को शहर के बीच में से क्यों लाया गया और ये रूट किसने प्लान किया था? ऑफिशियली जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई थी ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर प्लानिंग? पर हकीकत ये है कि सिर्फ एक महीने पहले ही उसको बुक डिपॉजिटरी में सिर्फ एक फोन कॉल पर नौकरी मिली थी। पर आखिर कैसे? शूटिंग सीन की वीडियो फुटेज में स्कार्फ पहने इस लड़की को मर्डर की फोटोग्राफ्स खींचते देखा गया था। उसको आज तक क्यों नहीं ढूंढा जा सका और उसका इस सब के साथ क्या कनेक्शन था? जेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आज 22 नवंबर 2023 है, लेकिन पूरे 60 साल पहले आज ही के दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनके मोटरकेड पर हमला करके मार दिया गया था। प्रेसिडेंट जेएफके की मौत जहां लाखों अमेरिकन को सोग में धकेल गई, वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के ढेर सारे सवालात का जवाब देने में नाकाम रही है। ऐसा माना जाता है कि यूएस की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है और हकीकत को पब्लिक नहीं किया। और ऐसा सोचे जाने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें पहला है वेन्यू की सिलेक्शन, जहां प्रेसिडेंट को असल में जाना था। प्रेसिडेंट जेएफके को टेक्सास के शहर डैलस में एक पॉलिटिकल स्पीच करनी थी, जिसके लिए दो ऑप्शंस रखे गए थे। एक था ट्रेड मार्ट और दूसरा वेन्यू था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सेलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन केनेडी चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेड मार्ट पर जाएं। इसकी वजह यह थी कि ट्रेड मार्ट एक बैंक्वेट हॉल था, जबकि वुमेन्स बिल्डिंग का इंटीरियर इस काबिल नहीं था कि वहां प्रेसिडेंट जा सके। फाइनली 14 नवंबर को यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट का वेन्यू सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई थी। अब बारी थी ये डिसाइड करने की कि लव फील्ड एयरपोर्ट से जहां प्रेसिडेंट के जहाज को लैंड करना था, वहां से ट्रेड मार्ट तक कैसे जाया जाए। अब नॉर्मली प्रेसिडेंशियल मोटरकेड्स को ऐसे रूट से गुजारा जाता है जहां रुकावटें या टर्न्स कम से कम हो। ऐसा ही एक रूट था भी जो शहर को बाईपास करके बाहर बाहर से ही प्रेसिडेंट को ट्रेड मार्ट तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी, जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, उसके बराबर से गुजरने का रूट सेलेक्ट किया गया। अगर आपको लग रहा है कि ये रूट खास प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए प्लान किया गया था, तो आप गलत हैं। जी हाँ, ऐसा प्रेसिडेंट की खुद की फरमाइश पर किया गया था, क्योंकि वो लोगों के हजूम के बीच से गुजरना चाहते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ट्रेड मार्ट के वेन्यू के बजाय वुमेन्स बिल्डिंग को सेलेक्ट किया जाता, तो फिर प्रेसिडेंट का मोटरकेड इस मेन रोड से होता हुआ ईस्ट की तरफ जाता। इससे बुक डिपॉजिटरी का फासला भी बढ़ जाता और शूटर को निशाना लेने में भी मुश्किल होती, क्योंकि प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी जैकलीन, जो कि हमेशा उनके लेफ्ट साइड पे बैठती थी, वो शूटर और प्रेसिडेंट के बीच में आ जाती। 100 बातों की एक बात, प्रेसिडेंट की असैसिनेशन की प्लानिंग में ट्रेड मार्ट की वेन्यू का सेलेक्ट होना बहुत जरूरी था। और जैसा कि आपने जाना, ये सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर जॉन केनेडी ने की थी। उनकी इंटेंशंस पर शक इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट पर हमला हुआ तो वो खुद भी प्रेसिडेंशियल लिमोजीन में अपनी बीवी के साथ बैठे थे। उनको भी गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई।
और दूसरा ये कि गवर्नर कैनोली पहले से ही इस रूट के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि शहर के बाहर बाहर से ही ट्रेड मार्ट तक पहुंचा जाए, पर कोई तो था जो इन सब चीजों की बहुत पहले से कैलकुलेशंस करके बैठा था। प्रेसिडेंट का मोटरकेड और वेन्यू उनकी असैसिनेशन से सिर्फ 3-4 दिन पहले पब्लिक किया गया था, यानी इससे पहले ये इंफॉर्मेशन किसी को भी मालूम नहीं थी। पर स्कूल बुक डिपॉजिटरी में 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये जाहिर होता है कि ये इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास थी। जी हाँ, ठीक 2 महीने पहले स्कूल बुक डिपॉजिटरी में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 में वास्ले फ्रेजियर नामी एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से कॉल आती है, जिसमें उनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वास्ले फ्रेजियर आधे घंटे की दूरी पर इरविंग नामी एक टाउन में रहता था। वो अगले ही दिन 13 सितंबर को बुक डिपॉजिटरी में पहुंचा और उसको वहां के सुप्रिटेंडेंट रॉय टूली ने हाथों हाथ हायर कर लिया। 1 महीने के बाद यानी 15 अक्टूबर को वास्ले के पड़ोसी ने भी बुक डिपॉजिटरी के सुप्रिटेंडेंट को फोन पर अप्रोच किया और इत्तेफाक देखें कि अगले ही दिन उसको भी हायर कर लिया गया। वास्ले का पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि ली ऑसवर्ल्ड ही था, जिसको 39 डेज के बाद प्रेसिडेंट JFK के मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाना था। ली ऑसवर्ल्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से वो रोजाना आउटबैक नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने डेलिस में ही एक रूम रेंट पे ले लिया। वो वीकेंड्स पर वास्ले के साथ ऑफिस टाइमिंग्स के बाद इरविंग में अपने घर जाता और मंडे सुबह को वास्ले के साथ ही वापस बुक डिपॉजिटरी पहुंच जाता था। करीब 1 महीने तक ये रूटीन चलता रहा, लेकिन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन से सिर्फ एक दिन पहले यानी 21 नवंबर को ये रूटीन टूट गया। 21 नवंबर को थर्सडे के दिन ही ली ऑसवर्ल्ड वास्ले के साथ अपने घर इरविंग चला गया, क्योंकि उसका कहना था कि वो इस वीकेंड को डेलस में ही रहेगा। अगली सुबह फ्राइडे को जब ऑसवर्ल्ड वास्ले के साथ ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग मौजूद था, जिसमें ऑसवर्ल्ड का कहना था कि कर्टेन रॉड्स हैं जो वो अपने रूम में लगाने के लिए लेके जा रहा है। असैसिनेशन से सिर्फ आधा घंटा पहले ऑसवर्ल्ड बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पे अपने कुछ कुलीग्स के साथ मौजूद था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और ये लंच टाइम था। सारे लंच करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, लेकिन ऑसवर्ल्ड 6th फ्लोर पे ही अकेला मौजूद था। प्रेसिडेंट का मोटरकेड देखने के लिए डिपॉजिटरी के बाहर काफी लोगों का मजमा लग चुका था। डिपॉजिटरी के चंद एम्प्लॉयज भी 5th फ्लोर की खिड़कियों से ये मंजर देखने में मसरूफ थे। ठीक 12:30 पे प्रेसिडेंट का मोटरकेड आता है, जिसमें प्रेसिडेंट गाड़ी की राइट साइड पे और फर्स्ट लेडी उनके लेफ्ट साइड पे बैठी होती हैं। आगे गवर्नर और उनकी बीवी मौजूद थी। जैसे ही प्रेसिडेंशियल लिमोजीन बुक डिपॉजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है तो पूरा एरिया पहले फायर की आवाज से गूंज उठता है। इत्तेफाक से उस वक्त एक रिपोर्टर ये सारा मंजर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि 2 फायर किए गए थे, लेकिन कुछ को 3 की भी आवाज सुनाई दी। पर एक गोली प्रेसिडेंट की गर्दन में लगी और दूसरी उनके सर पर। लिमोजीन का ड्राइवर बिना वेट किए गाड़ी को लोकेशन से भगाता हुआ ले जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की मौत शायद उसी वक्त हो गई थी। किसी ने उसका होलिया ब्लैक तो किसी ने व्हाइट बताया, लेकिन मोटरकेड के एक पुलिस ऑफिसर ने पहले फायर के फौरन बाद 6th फ्लोर पे एक शख्स को फायर करते देखा था, तो बिना टाइम जाया किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए। वो 6th फ्लोर तक गए, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग को पुलिस और FBI की जानिब से सील कर दिया गया और अंदर मौजूद तमाम एम्प्लॉयज को अब बाहर जाने से रोक दिया गया। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉयज में एक शख्स मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ऑसवर्ल्ड था। ली ऑसवर्ल्ड शायद ये कार्रवाई करने के बाद फौरन बुक डिपॉजिटरी से निकल चुका था। वो पहले अपने रूम पे गया, वहां कपड़े बदले और अपना पिस्टल लेकर फौरन बाहर निकला। पुलिस जो अब ऑलरेडी उसको तलाश कर रही थी, उन्होंने पूरे शहर की पेट्रोलिंग को वायरलेस कर दिया था।
पेट्रोलिंग पे मौजूद एक ऑफिसर ने ऑसवर्ल्ड को देख लिया, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, ऑसवर्ल्ड ने पुलिस ऑफिसर पर 4 फायर किए और मौके पर ही उसको मार दिया। ऑसवर्ल्ड